Good morning, all. Our today's first session will be on the returns under GST, and today is the first session on it. So, in today's session, we will cover its introduction, and with section 37, 38 and 39 subsection 1. Okay, ये आज हम cover कर लेंगे. And what do you mean the returns under GST? It is interlinked with your chapter registration under GST. अगर आप इन दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टूड होगा, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. उसके अमेंडमेंट्स भी अपलोड हो गए हैं जो भी दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ रिटर्न? रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय और अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर. ठीक है, कोई भी रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर द एक्ट. अंडर द एक्ट मीन्स अंडर द GST एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर. रूल्स आर द रूल्स 59 to 84. ठीक है, जिसमें रिटर्न फाइलिंग के पैटर्न वगैरह आपको प्रिस्क्राइब कर रखे हैं. एंड अ रिटर्न इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनकम विच अ टैक्स पेयर is required to file with the tax administrative authorities, and this is used by the tax authority to calculate tax liability. हम वो टैक्स अथॉरिटीज़ को इनेबल करता है टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. हम जैसे अपना सप्लाईज़ वगैरह, इनवर्ड सप्लाईज़ वगैरह, रिवर्स चार्ज का कोई सेल रिटर्न है, कोई परचेज रिटर्न है, कोई आपकी कितने इनपुट है आपका, उस बेसिस पे जो आप टैक्स लायबिलिटी जज होती है एंड वो आप पे करते हो. अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती. तो ठीक है, इट जस्ट दिस इज़ यूज बाय द टैक्स अथॉरिटीज़. रिटर्न इट इज़ यूज बाय द टैक्स अथॉरिटीज़ टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. अंडर GST अ रजिस्टर्ड डीलर हैज़ टू फाइल GST रिटर्न्स दैट इंक्लूड. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैंने अभी आपको बोला. परचेजेस इंक्लूड होती हैं, कोई नेट इफेक्ट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो एडजस्ट करते हैं आप. कोई आपकी सेल्स है, और परचेज और सेल्स के बेसिस पे कोई आपका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स है. ठीक है, तो उस बेसिस पे जो नेट इफेक्ट में आता है आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट करके, वो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी होती है थ्रू GSTR 3B जो अभी करंट में चल रही है. ठीक है, returns can be filed using any of the following methods. So what is the आप कहाँ फाइल करते हैं GST रिटर्न? GST रिटर्न का एक पोर्टल ड्राफ्टेड है थ्रू GSTN. इसे हम GSTN पोर्टल कहते हैं, विच इज़ www.gst.gov.in. ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सारी रिटर्न्स जाके भर सकते हैं, जिसमें अभी करंटली आपकी GSTR 3B है फॉर टैक्स सबमिशन के लिए, GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाईज़ के लिए, एंड मैनी मोर रिटर्न्स आर देयर. बट जर्नल जो आपका पेमेंट के लिए 3B होती है, बट बहुत सारी रिटर्न्स आके बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए अलग है, कंपोजिशंस के लिए अलग है. तो मैंने एक नॉर्मल स्कीम वाले के लिए मैंने बोला है, जिसमें GSTR 3B भरता है वो, और GSTR 1 भरता है. देयर आर मैनी मोर रिटर्न्स फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस. ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या होता है, इसमें आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, ये फॉलोइंग मेथड्स प्रोवाइडेड हैं. जब आप डायरेक्ट पोर्टल पर जाके फ़ाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन इनवॉइस अब आप वहाँ भरेंगे. GSTR 3B में आप सिर्फ टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह देंगे, जो अभी में हम सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में पढ़ेंगे, वो 3B के बारे में बात करता है. और हम उसमें जाके सीधा डायरेक्ट भर सकते हैं. GSTR 1 है वो हम डायरेक्ट ऑनलाइन जाके भर सकते हैं. अगर हमारे इन्वॉइसेस कम है तो हम ऑनलाइन ही पुट करके भर देंगे, डिटेल्स डाल के. इन्वॉइस वाइज डिटेल्स डालेंगे, डेट के हिसाब से, पार्टी का नाम वगैरह सब पूरा डिटेल डालेंगे. ठीक है, हम ऑफलाइन यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय GSTN. अब GSTN जो है आपको ऑफलाइन यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इन एक्सेल में प्रोवाइड करता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसमें यूज़ है, तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो उसमें एक्सेल में आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, और उसमें आप उसे डाउनलोड करते हैं. ये जनरली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ आपके इन्वॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं. देखिए, ऑनलाइन एक एक इन्वॉइस फिलअप करना इट्स डिफ़िकल्ट नाउ. सो कहीं इसलिए जिनकी ज़्यादा बिल्स हैं, जैसे 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, जिनके इन्वॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कि वो एक एक इन्वॉइस जाके ऑनलाइन भरे. टेक्स सो मच टाइम. सो इन ऑर्डर टू ईज देम they have launched with the offline utilities that is in Excel format which is provided by GSTN. आप वहाँ पे invoices पूरा भर के then you can upload it by
by creating the JSON file and you can upload that on the portal. ठीक है. अब तो वैसे भी ऑफलाइन यूटिलिटीज़ की भी इतनी यूज़ नहीं होती. अब आप जैसे अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि आपकी जो भी GSTR1 है आप JSON फाइल में कन्वर्ट करके इसे अपलोड कर सकते हैं. तो ऑल्दो दे सारी ईज़ के लिए प्रोवाइड की है, आपकी उसके ऊपर है कि आप कैसे भरना चाहते हैं. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी आप जैसे बिजी हैं, टैली है, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अपलोडिंग द file direct to the GST portal, but they are offline utilities and these are provided for the ease of the registered person. चाहे तो वो भर सकते हैं, चाहे वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अब GST सुविधा प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो इनका मेन काम होता है GST रिलेटेड वर्क करने के लिए. आप ये रिटर्न्स वगैरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं GST से रिलेटेड वो आपके रिकवर करते हैं. तो देयर आर 3 areas to fill the returns, either through online, direct online. You can go to the direct to the GST portal and you can fill there the details of your supplies and purchases, and उसके बाद जो भी आपका टैक्स वगैरह बनता है आप वहाँ डायरेक्ट पे कर दो. ठीक है, वहाँ ऑनलाइन फिल करके. और ऑफलाइन यूटिलिटीज़ में आप एक्सेल में अपनी सारे इन्वॉइसेस वाइज डिटेल देंगे, पूरा फॉर्मेट होता है वहाँ पे इन्वॉइस वाइज आप सारी डिटेल्स देंगे, देन आप JSON फॉर्मेट में से कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे. ठीक है. और अब आता है आपका सेक्शन 37 विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट ये GSTR1. GSTR1 में आप क्या भरते हैं? GSTR1 एक आपकी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न है जिसमें आप अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाईज जितनी भी की हैं आप उसमें सारी उसके में डिटेल देते हैं. सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज. टैक्स लायबिलिटी भरने के लिए आप 3B देते हैं. आउटवर्ड सप्लाईज़ के लिए ये मैं नॉर्मल स्कीम वालों के लिए बोल रही हूँ, ना मैं इसमें कंपोजिशन कवर कर रही हूँ, ना इसमें मैं ISD कवर कर रही हूँ, ना कोई और एरिया कवर कर रही हूँ, ना जॉब वर्क कवर कर रही हूँ. ठीक है. आई एम कवरिंग ओनली जो नॉर्मल स्कीम में कवर होते हैं उनको मैं इसमें कवर कर रही हूँ. उनको GSTR1 and 3B फाइल करनी होती है. ठीक है. तो GSTR1 में सिर्फ आप अपने सप्लाईज़ के बारे में डिटेल देते हैं और इसमें कोई टैक्स वाइज का नहीं. जो टैक्स बना आप 3B में भरेंगे. ठीक है. Section 31 relates to the furnishing of details of outward supplies by the supplier. A return of outward supplies under this section should be furnished by every registered taxable person except for the following persons namely. मैं ऑलरेडी बोल दिया कि मैं यहाँ पे ना ISD की बात कर रही हूँ. उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि इस आउटवर्ड सप्लाईज में एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस हैव टू फर्निश द रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. ISD इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन एक्सक्लूड कर दिया. The person paying tax under the provision of section 51 and person paying tax under the provision of section 52 TDS and TCS. The person referred to in section 14 of IGST Act. Person providing online information and data access retrieval services. ये आपने याद होगा, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में सप्लाई एंड सर्विसेज में इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज. प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट था, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मंथली रिटर्न GSTR1 इज नीड्स टू बी फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर्सन द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 or TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 गिविंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप टैक्सेबल सप्लाई शो करेंगे, आप उसमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी शो करेंगे. आप अपनी कितनी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं वो शो करेंगे. आपकी कितनी सेल्स रिटर्न हुई है वो शो करेंगे. कोई डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स आपको का अगर रेलेवेंट है वो भी एडजस्ट करके वहाँ पे अपलोड करेंगे. वो सारी डिटेल्स जो भी सप्लाईज से रिलेटेड है, आइदर इट इज़ रिटर्न, आइदर इज जीरो रिलेटेड सप्लाईज, आइदर इट इज़ एग्जाम सप्लाईज, आइदर इट इज़ इंटरस्टेट सप्लाईज, आप सारी उसके अंदर देंगे. एज़ पर लॉ इसका डेट 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ रखा गया है, बट ऑल्दो फॉर सम टाइम के लिए इस डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है. ठीक है. वो भी मैं लेटर अमेंडमेंट है ये, इसमें 10th को एक आपका थोड़ा सा डेट चेंज कर दिया गया है GSTR1 का, वो मैं भी आगे रेड आउट करूँगी. द डिटेल सेकेंड पॉइंट है डिटेल्स अबाउट आउटवर्ड सप्लाईज अलॉन्ग विद डेबिट क्रेडिट नोट्स इशूड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग परचेजिंग टैक्स पेयर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम सो एज टू इनेबल देम टू फाइल रिटर्न फॉर इनवर्ड सप्लाईज. अब इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी आप आउटवर्ड सप्लाईज GSTR1 भरते हैं तो इसका देखिए मैकेनिज़्म ये है कि आप GSTR1 भरते हैं तो आपका जो परचेज़र है उसके पास GSTR2A में वो सारे इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जिससे वो उसके बेसिस से वो अपने 3B में वो क्रेडिट ले पाता है. ठीक है. तो वो 2A में क्रेडिट
2A में रिफ्लेक्ट, अगर कभी कभार क्या होता है आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, सबमिट कर रखी है रिटर्न, कुछ नहीं करी, तो देख अगर उनको पता कैसे चलेगा कि आपने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी। अब अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी होगी तो उनके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर उनके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने कोई गलती करी है, कुछ आपने कोई उनका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं डाला है, कुछ भी है, जीएसटी नंबर ठीक नहीं डाला है, इनवॉइस में कोई गलती करी है, नाम में कोई गलती करी है, तो मतलब ये जो भी चीज़ होंगी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे। तो इसलिए इस केस में आपको जो भी आप GSTR 1 भर दे तो आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग परचेसिंग टैक्स पेयर से एक बार कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, जिससे वो अपना क्रेडिट टाइम से, अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है टाइम से ले सके अपने GSTR 3B में। In case of any error relating to output tax or input tax credit that remains unmatched with monthly return 3B, कोई भी error relating to output tax or input tax credit that remains unmatched with the monthly return GSTR 3B, the same must be rectified in the month it comes to the notice, and the payment of interest on short payment or refund claim must be made accordingly. अब क्या है कि आपने कोई इनवॉइस नहीं चढ़ाया और आपने वो 3B में उसका टैक्स पे कर रखा है, तो आपका ये मिसमैच होता है। और कभी ऐसा है कि आपने 3B में वो 3B में टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करी, बट आपने 1 में उसको इनवॉइस दे रखा है, तो इस वजह से जो भी मिसमैच होता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट शॉर्ट पेमेंट बनता है उसके हिसाब से वो हो जाना चाहिए। इट मस्ट बी रेक्टिफाइड इन द मंथ इट कम्स टू द नोटिस। जब भी आपके नोटिस में आए कि आपने इनवॉइस नहीं भरा है, आपने इसका टैक्स नहीं भरा है, आपके कोई इनवॉइस रह गया, आपने 1 में किया है बट 3B में उसका टैक्स पे नहीं किया, जब भी आपके नोटिस में आए आपको वो रेक्टिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ। एंड उस पर अगर आपने कोई शॉर्ट पेमेंट रहती थी, कोई इंटरेस्ट रहता था, तो आप वो भी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। हाउएवर दिस रेक्टिफिकेशन इज़ अलाउड, इसका लिमिट है एक, ऐसे नहीं है कि आप कभी भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, इसका एक लिमिट है जो डिपार्टमेंट में डिसाइड किया हुआ है कि नो रेक्टिफिकेशन इज़ अलाउड आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स परटेन और फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। ऑल्दो ये आप अपने टैक्स इनवॉइस वाले में भी आप पढ़ते हैं ये वाला प्रोविज़न कि आप फॉलोइंग जो भी आपको डेबिट नोट या कुछ भी आपका इनवॉइस है, और तो डेबिट नोट को डिलीट कर दिया है, बट कुछ भी आपका कोई भी इनवॉइसेस है, लेकिन इनवॉइसेस से रिलेटेड अभी भी प्रोविज़न है कि अगर इनवॉइसेस आपने कोई भी रेक्टिफाई करना है, कुछ भी करना है, वो इनका कुछ भी डालना है, आप फॉलोइंग का जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसका 30th, अगर सपोज कि 1920 आपका है तो 30th सितंबर 20 तक आप जो भी रेक्टिफिकेशन करना है आप 1920 का कर देंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने ड्यू डेट दे रखी है 30th सितंबर, जैसे आपका फॉलोइंग द सितंबर मंथ, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स पर्टेन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न एनुअल रिटर्न। जो भी सितंबर की ड्यू डेट होगी, जो सितंबर की आपकी ड्यू डेट होगी तब तक आप इसे फाइल कर सकते हैं। जैसे आपका 20th अक्टूबर होती है, यूजुअली 20th अक्टूबर होती है, बट इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन हो चुका है। 20th अक्टूबर यूजुअली होती है आपकी जो मंथली रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो उस डेट तक या आपने कोई अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी है उसमें से जो भी अर्लियर होगा उसमें, अगर आपने सपोज कीजिए आपकी ड्यू डेट 20th अक्टूबर है, ठीक है, लेकिन एनुअल रिटर्न का टाइम आपका बहुत बाद में होता है इसके, ठीक है, तो पॉसिबली यही कहा जाता है कि आप प्लीज़ अपना जो एनुअल रिटर्न है 20th अक्टूबर के बाद ही कीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले कर दिया तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे पुराने ईयर का। तो पॉसिबली होता है 20th अक्टूबर या आपने जब एनुअल रिटर्न फाइल करिए जो भी उसमें से अर्लियर होगा तब तक ही आप अपना कोई भी इनवॉइस का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। मतलब उससे पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो सितंबर का ड्यू डेट दैट इज़ 20th अक्टूबर, और द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइलिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्यू डेट आपका बाद में होता है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट ITC शुड बी मैच्ड विद GSTR 2A अवेलेबल ऑन GST पोर्टल. In case mismatched, the department may raise demands going forward.
ठीक है. However, many a times it is seen that there are various constraints in the portal which must be taken care by the department. अब क्या है कि ITC जो है आपका, मैंने भी बोला था कि जब आप जस्ट वन फाइल करते हैं तो सामने वाले के रिसिपिएंट के पास 2A में रिफ्लेक्ट करता है, उस बेसिस भी वो अपनी 3B में ITC लेता है. तो इसमें कोई मिसमैच होता है. आपको आई थिंक आपने ITC भी पढ़ा होगा 36 रूल 36 में, कि उसमें आपने पढ़ा होगा कि आप प्रोविजनल क्रेडिट पढ़ा होगा, जिसमें आप 5% तक ही आपका प्रोविजनल जो भी आपके 2M इन्वॉइसेस नहीं दिख रहे आप उसका 5% ही ले सकते हैं. ठीक है. आप ज़्यादा लेंगे आपको डिमांड रेस किया जा सकता है. अब तो ये प्रोविज़न भी डाल दिया कि अगर 3B में और 1 में कोई ऐसा मिसमैच होता है और आप ऐसी ज़्यादा क्रेडिट ले लेते हैं तो उनको एक सर्कमस्टांस में राइट भी है कि वो आपका सुयो मोटो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं. और अगर उनको ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन लगा, ज़्यादा आपने ले लिया टैक्स और आपने मतलब ये आपका प्रोविज़न डाला गया है, मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने अमेंडमेंट्स में डाला था जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन अंडर GST में है, कि आपने अगर कोई इसमें डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है आपके 39 की रिटर्न में और आपके 1 में या 2A के डिफरेंस में 5% प्रोविजनल क्रेडिट से ज़्यादा हो जाता है तो दे हैड द सुयो मोटो राइट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. तो अब इसमें अभी डिमांड भी रेस कर सकते हैं एंड दे कैन सुयो मोटो कैंसिल भी कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर. तो ठीक है. हाउएवर मैनी टाइम्स इट इज सीन दैट देयर वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स इन द पोर्टल. एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कॉन्स्ट्रेंट्स होता है तो वो टैकल नहीं कर पाते, बट लेकिन इसके लिए एक नया प्रोविज़न, एक नया अमेंडमेंट में एक नया रिटर्न उन्होंने निकाला GST और 2B, जस्ट टू कैटर द रूल कि 36 वाला 4 जो रूल है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है. और क्या होता है, अगर वो GST 2B जो है, 2A तो ही है बट 2B भी अमेंडमेंट के थ्रू लॉन्च हुआ है, जिसमें सिर्फ क्या होगा ना, वो डिपार्टमेंट कैटर कर पाएगी कि आपने कहीं 5% वाला जो प्रोविज़न है उसका उल्लंघन तो नहीं किया है. ठीक है. तो वो चीज़ कैटर करने के लिए 2B सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे वो कैटर कर पाएगी कि आपने कहीं भले आपके 2A में नहीं दिखा रहा था बट फिर भी तो नहीं उस टाइम पे आपने रिटर्न ले लिया. तो एक क्या होता है कि 2B एक टाइम तक क्या होता है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि ड्यू डेट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसके बाद वो ऑल्टर नहीं होगी. बट 2A क्या है, अगर सप्लायर ने रिटर्न भर भी दिया ना तो पर लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है 2A. बट लेकिन 2A अपडेट होता है बट 2B अपडेट नहीं होगा. 2B आपका एक क्या होता है ना, लॉक हो जाएगा टिल द ड्यू डेट, आप जब तक अपनी GST 1 फाइल करेंगे. सपोज़ कीजिए आप GST 1 फाइल कर रहे हैं, 11 तक आपका ड्यू डेट है, तो 11 तक के जितने भी आपने फाइल करें 2A में जितने दिखा रहे हैं वो 2A को 2B के फॉर्मेट में वो एक रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ड्यू डेट तक इतने ही दिखा रहे थे. ठीक है. लेकिन अगर इसके बाद अगर किसी सप्लाई पर, लेकिन 2A में ऐसा नहीं होता है. 2A में क्या होता है ना, 2A में जब भी आप वो सप्लायर बाद में सपोज़ कीजिए बाद में रेक्टिफाई करेगा तो 2A में डिस्प्ले हो जाएगा. अब उसमें 5% वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है. ठीक है. क्योंकि बाद में जब प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि वो 2A में तो दिखा रहा है तो उसने ठीक है अपना ले लिया क्रेडिट. ठीक है. तो 5% वाला प्रोविज़न कैटर हो रहा है नहीं हो रहा, वो चीज़ को एक बार देखने के लिए उन्होंने 2B लॉन्च किया. 2B में वो चीज़ लॉक कर देगा. सपोज़ कीजिए 2 लाख की वो एलिजिबल था और कोई आपका 8 लाख का इनवॉइस, 8 लाख का कोई ITC था, उसने सपोज़ कीजिए उसी टाइम पे ले लिया. ठीक है. सपोज़ कीजिए इसका एलिजिबल क्रेडिट 2 लाख था. ठीक है. चाहे वो इनएलिजिबल जो भी आपको एलिजिबल नहीं था उसके 2A में नहीं दिखाया था, उसका 5% वो ले सकता था, जैसे आपका प्रोविज़न है 36 में, रूल 36 में. ठीक है. तो 5% ले सकता था बट उसे लगा चल ठीक है वो ले ले. इस टाइम पे कि डिपार्टमेंट को कोई क्या पता चल रहा है कि ले रहा है नहीं ले रहा, कैसे ले रहा है. ठीक है. बाद में वो रेक्टिफाई करवाई देगा और 2A में डिस्प्ले हो जाएगा तो कोई डिमांड वगैरह का इशू नहीं आएगा. तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए 2B एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया गया है जिस स्टेटमेंट में आपका ड्यू डेट तक GST 1 की 11 तारीख तक वो भी जनरेट हो जाएगा. आपकी 11 तक सारा वो पूरा जनरेट कर देगा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी. जितना भी 2A जितना भी आपने सेल उस मंथ में डाली होंगी वो ही सारी चीज़ें, मतलब 2 लाख ही दिखाएगा, वो 8 लाख वाला इन्वॉइस नहीं दिखाएगा. 8 लाख वाला इन्वॉइस तब दिखाएगा जब आपने एक्चुअली वो रेक्टिफाई किया होगा. ठीक है. तो ये जस्ट एक 5% वाले प्रोविज़न को कैटर करने के लिए, और अगर आपने इसमें कोई गलती करी और आपने जानबूझ के लेने की क्रेडिट कोशिश करी तो डिपार्टमेंट वहीं आपको कैच कर ले. तो ये 2B एक जस्ट थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होने के लिए रिटर्न ड्राफ्ट किया गया है. ठीक है. यहाँ पे ये बात आई तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया.
अभी मैंने बोल दिया कि सितंबर तक ही आप कर सकते हो, सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सच रिटर्न शैल बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज इफेक्टेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड शेल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अभी सारी जो भी रिटर्न्स होती है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल है। जीएसटी एक डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट किया गया पोर्टल, जिसमें सारी रिटर्न सारे काम जो हैं सारे पोर्टल पे होंगे। कोई नोटिस होगा, कोई शो कोस्ट नोटिस देंगे, सब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही सबमिशन होगा, कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, इन रेयर केस कोई भी अगर बहुत बड़ा इशू होगा तब जाके डिपार्टमेंट का इशू आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अब आपका रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश एनी डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड 11 to 15। 11 to 15 में कोई भी डिटेल्स फर्निश नहीं करेगा सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। ऑल ये आपका अमेंड हो गया 11th। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि द ड्यू डेट फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ GST 1 इज बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम 10th डे टू 11th डे ऑफ सक्सीडिंग। तो ये 11th डे हो चुका है अमेंड। ऑल उसमें नहीं करना है कि 11-15 में नहीं करेगा, वो क्या होता है रिस्ट्रिक्ट हो जाता था पहले 10th के बाद आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते थे, बट लेकिन अब इसको 11th कर दिया तो 11th तक आप कर सकते हो, उसके बाद ही आप 3V पे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई एनी एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर एनी क्लास ऑफ पर्सन्स बियॉन्ड द 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ विद रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अभी बियॉन्ड 10th नहीं होगा, ये बियॉन्ड 11th होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 11th होगा क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए उसको 11th कर दिया। मैं 10th हटा नहीं रही हूँ, लॉ के हिसाब से 10th है डेट, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए इसको 11th कर रखा है। और कमिश्नर के पास एम्पावर है कि वो कभी भी कोई भी एक्सटेंशन नोटिफाई कर सकती है ड्यू डेट की। ठीक है, अब है कि प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग envisages that the recipient or supplier shall be provided an opportunity to accept, reject, amend or delete the details in a two-way communication process. The details provided by the supplier shall be auto-populated and available electronically to the recipient for matching purposes. ठीक है, अब 2A का ही बात हो रहा है इसमें। मैंने वही जो चीज़ अभी बोली है आपको कि 2 वे होता है, अब 1 फाइल करते हैं और 2 में दिखाता है, पर लेकिन अब क्या है कि रिसिपिएंट के पास एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप एक्सेप्ट करना। उसमें क्या होता है ऑप्शन आता है आपका एक्सेप्ट, मॉडिफाई या रिजेक्ट। ठीक है, अगर आपका इनवॉइस सारा डिटेल ओके है तो एक्सेप्ट कीजिए, उसमें कोई गलती है तो आप मॉडिफाई करके सप्लायर को बोल दीजिए। आप मॉडिफाई करेंगे उसका GSTR 1A में शो कर देगा तो वो अपना अमेंड करेगा। ठीक है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इनवॉइस है ही नहीं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है रिसिपिएंट को दी गई हैं, जिससे ऐसा ना हो कि सप्लायर तो दिखा रहा है कि वो ज़्यादा इसने सप्लाई किए, वो क्रेडिट का इशू ना हो कि मतलब वो तो अपना दिखा दे कि उसने 15,000 पे किया है। ठीक है, लेकिन आपका क्रेडिट 18,000 बनता है, तो एक ना क्रेडिट का नुकसान हो, सामने वाले का नुकसान ना हो, ना डिपार्टमेंट का नुकसान हो। तो ये दोनों 2 वे कम्युनिकेशन कर दे कि सप्लायर और परचेज़र ये सब चीज़ें, छोटी चीज़ें जो हैं इस चीज़ की कैटर करने के लिए सब चीज़ें वो आपस में ही देख ले, उसके बाद डिपार्टमेंट पे आए बात। ठीक है, तो डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर शेल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। ऑटो पॉपुलेटेड होती है 2A वगैरह, उसके आपसे आप अमेंड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, वट एवर द केस में भी। ठीक है, अब इसमें काइंड ऑफ डिटेल्स भी फर्निश्ड इन GSTR 1। GSTR 1 में अभी हमने बात की थी इन शॉर्ट कि हम आउटवर्ड सप्लाईज भरते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज वगैरह डिटेल भरते हैं। अब इसमें हम इसमें डिटेल्स कैसे भरते हैं, अभी मैंने 3 कैटेगराइजेशन करा है कि इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल, कंसोलिडेटेड डिटेल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ठीक है, ऑल्दो देखिए मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि रिविजनरी सेशन है और मैं ये समझ रही हूँ कि आपको इसमें प्रोविजंस में कोई इशू नहीं है, तो ये एक ही रिविजनरी सेशन है, तो आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप रिवीजन करने का फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं गो थ्रू होता है रिविजन्स थोड़ी जितनी फास्ट हो आपको और रिमाइंड कर रहा है, जस्ट रिमाइंड पर्पज़ से आपको मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो एक इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल डालते हैं, आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल डालते हैं एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स डालते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि इसमें सारी चीज़ें आप कैटर करते हैं। अब इसमें देखिए, अब सामने वाले का आप रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो आप इनवॉइस वाइज देंगे, क्योंकि ऑटो पॉपुलेशन होता है तो सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये ऑटो पॉपुलेट वाली चीज़ को कैटर करने के लिए उन्हें बोल दिया कि जो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में डाला गया है।
अब इनवॉइस डिटेल्स में दो चीज़ आती हैं कि इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। B2B सप्लाई मतलब बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई अगर आप हो रहा है तो आप इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे, लेकिन इनवॉइस वाइज डिटेल्स उस केस में भी देंगे अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हैं लेकिन इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड है। तो ये बड़ी अमाउंट को कैटर करने के लिए अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई कर रहे हैं, क्योंकि इन अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑल्दो कोई वो नहीं लेना है क्रेडिट, बट बड़ी ट्रांजेक्शन को कैटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख, तो वो भी आप इनवॉइस वाइज उसका डिटेल देंगे। ठीक है। अब कंसोलिडेटेड डिटेल का क्या है? अब कंसोलिडेटेड में आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाईज करें मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, को भी आप 2.5 लाख से नीचे का सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और 2.5 लाख से तक ही आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हैं विद इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2.5 लाख। जो इंटर स्टेट 2.5 लाख वाला वैल्यू है ना, वो इंटर स्टेट पे अप्लाई है, सॉरी, ठीक है, वो इंटर स्टेट पे सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाईज में टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। अब ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? कंसोलिडेशन का पर्पस है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसे आईटीसी तो कोई मतलब नहीं है, आईटीसी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, तो उसे आईटीसी कुछ लेना नहीं, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो पॉपुलेशन कुछ होगा नहीं, तो इस केस में आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स 1 की देंगे, कंसोलिडेशन में जब आप डिटेल देंगे आप किस स्टेट का है और किस रेट का है, तो दो बाइफर्केशन हो जाता है कंसोलिडेशन में कि स्टेट वाइज आप सपोज कीजिए एक स्टेट ले लिया आपने, एक स्टेट के बहुत सारे आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपने उसको कंसोलिडेट कर दिया एक स्टेट में, और रेट वाइज रेट एंड स्टेट उसका आपसे आप कैटेगराइज कंसोलिडेशन डिटेल्स देंगे टू द डिपार्टमेंट उस रिटर्न के अंदर। तो सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाईज अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन करिए विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख, उसका आप इनवॉइस वैल्यू करेंगे, वरना अगर कोई भी अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई करी है तो आप कंसोलिडेट देंगे, अगर इंटर स्टेट सप्लाई करिए अप टू 2.5 लाख करी है तो आप कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक्सीडिंग 2.5 लाख करी है तो आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स देंगे। ठीक है। अब डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स का भी इसमें देंगे, जैसे मैंने बोला था कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स का इफेक्ट भी इसमें जाता है। ठीक है। अब क्या है, कभी कभी होता है कि आपने कोई ज़रूरी तो ना है कि आप हर महीने आपकी कोई सप्लाई हुई हो सकता है आपने नील GSTR 1 है, GSTR 1 जो आपका मैंडेटरी है फाइल, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स इवन इफ देयर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी इन दैट टैक्स पेयर। कोई बिजनेस एक्टिविटी आपने उस मंथ में नहीं करी है तब भी आपको नील GSTR 1 फाइल करा है, बट लेकिन क्या होता था कि ना ये कंप्लाइंस बढ़ जाता था कि इसका नील है वो फाइल कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है बिजनेस एकदम महीने से, तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ऑलरेडी एंड ड्यू डेट्स पे पोर्टल का इश्यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा कैटर करने के लिए उन्होंने थोड़ा कंप्लाइंस कम कर दिया कि अगर किसी का नील GSTR 1 है, कोई भी सप्लाईज नहीं, इवन एग्जाम सप्लाईज भी नहीं है, तो वो SMS फैसिलिटी का उसको प्रोवाइड किया गया है कि नील GSTR 1 कैन बी फाइल थ्रू SMS फैसिलिटी, इवन 3 भी कैन बी फाइल अगर आपका नील में है, तो वो हम आगे 39 में पढ़ेंगे। नील GSTR 1 कैन बी फाइल थ्रू SMS फैसिलिटी यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर and GSTR 1 submitted through SMS is verified by the registered mobile number based on OTP facility। अब SMS फैसिलिटी का यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, आप उससे वेरीफाई करेंगे एंड GSTR 1 आपकी सबमिट हो जाएगी। तो एक जस्ट एक कंप्लाइंस को कम करने के लिए, जिससे पोर्टल पे ज़्यादा इशू ना है और रजिस्टर्ड पर्सन को भी अगर ज़्यादा कंप्लाइंस ना लगे कि वहाँ जाए फिर फाइल करे सबमिट करे, तो इट्स जस्ट टू उसका कंप्लाइंस थोड़ा कम करने के लिए, पोर्टल के इश्यूज़ भी होते हैं एंड डेट्स पे, तो वो चीज़ को कम करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने SMS फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है उनकी जिनका नील GSTR 1 है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका HSN आपका इनवॉइस वाले चैप्टर में भी आएगा, और मैं यहाँ भी कवर कर रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन में कवर होता है, आपका इनवॉइस वाले में भी आता है चीज़, और आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी HSN का रिक्वायरमेंट होता है, देना होता है आपको, और इनवॉइस वाले में तो एक टॉपिक है ही है, बट यहाँ पे भी मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि रिटर्न्स में तो आपको देना ही होता है। रिटर्न्स में जो भी टर्नओवर का लिमिट है, पहले 1.5 का था, ये ऑलमोस्ट ये बहुत बार अपडेट हुआ है, बट लेटेस्ट यही है, बहुत बार अपडेट हुआ है ये। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ HSN डिटेल्स कैसे हैं टिल 30, ये इसको मैं दो चीज़ में कैटर कर रही हूँ क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है आपका जो December 21 के लिए एप्लीकेबल होगा। एनुअल टर्नओवर in preceding financial year, number of digits up to 1.5 crore
और इसको देखो टर्नओवर अलग है, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता होगा, पता नहीं, मुझे भी पता आप कितना अपडेट रहते हैं, QRMP स्कीम भी लॉन्च हो गया जिसमें आप क्वार्टरली GST 13 भी फाइल कर सकते हैं अप टू 5 करोड़ के लिमिट के लिए। तो उनका भी मैं अभी आगे इसका अमेंड है, देखिए। देखिए 5 करोड़ से बिलो है वो 3B और 1 क्वार्टरली बेसिस पे। ये अमेंडमेंट है, QRMP स्कीम मैं इस सेशन में कवर नहीं करूँगी, बट यहाँ पे HSN की वजह से एक चेंज जो आया, ये इसलिए चेंज आया कि 5 करोड़ मोर देन 5 करोड़ के यहाँ पे लिमिट दे रखा है, तो इसलिए मैंने वो वाला बात भी यहाँ डिस्कस कर लिया। QRMP हम अगले सेशन में करेंगे क्योंकि QRMP थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो एक एरिया में कवर नहीं हो पाएंगी। बहुत अमेंडमेंट्स है रजिस्ट्रेशन में, और मैं जितने अमेंडमेंट्स होंगे दिसंबर 21 के लिए वो मैं सारे कवर करूँगी, तो आपको अलग से अमेंडमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि 31 मार्च 2021 तक क्या स्थिति थी कि अप टू 1.5 करोड़ निल था, और मोर देन 1.5 एंड अप टू 5 करोड़ आपको 2 डिजिट देना पड़ता था, और मोर देन 5 करोड़ आपको 4 डिजिट देना। बट लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इसको अमेंड किया गया है। एनुअल टर्नओवर आपका अगर 5 करोड़ तक है तो फॉर B2B 4 देना है, फॉर B2C ऑप्शनल है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर एंड B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और मोर देन 5 करोड़ तो आपको 6 HSN कोड देना है। ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन है सारा QRMP स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, 2B का इंट्रोडक्शन मैं भी बता चुकी हूँ कि वो क्यों लाया गया है, कैसा क्या उसका तरीका है, मैं पहले ही बता दें 2A के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन 38 है जो GST 2 की बात करता है, जिसमें इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल देनी थी एज पर लॉ। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हुआ नहीं है। GST 2 आप 3B फाइल करते हो, 1 फाइल करते हो, 4 फाइल करते हो, 5 फाइल करते हो, तो GST 2 प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल हुआ ही नहीं है। तो अब जो भी क्रेडिट वगैरह का एरिया होता है आप 3B में ही एडजस्ट करके टैक्स पे कर देते हो, और 1 में आप सेल दिखाते हो। तो 2A का भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, तो ये रिटर्न भी से कोई भी फाइल नहीं होती, तो मैं इसको ज़्यादा मैटर नहीं कर रही हूँ। ICI के स्टडी मैथ से भी इसे हटा दिया है, बट ICMI की स्टडी मैथ में अभी थोड़ा सा रेफरेंस इसका दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स इन द सेक्शन 39। सेक्शन 39 में और भी आपकी, मैं भी सिर्फ सब सेक्शन 1 आज डिस्कस करूँगी, जिसमें 3B का डिस्कशन है। नेक्स्ट सेशन में हम QRMP स्कीम करेंगे एंड GSTR 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, furnishing of returns under section 39, every person who has registered for GST must file the return GSTR 3B including nil returns। ठीक है, nil returns भी आप फाइल करेंगे। और however the following registrants do not have to file GSTR 3B। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, कंपोजिशन डीलर्स को, ऑफकोर्स है कंपोजिशन डीलर्स की दो ही रिटर्न क्या में कैटर होते हैं, वो एक आपका जिससे वो टैक्स पे करते हैं। फर्स्ट इनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, तो इसने 3B फाइल नहीं करनी। सप्लाइज ऑफ ODR अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनिशियली रिटर्न इन GSTR 3 was notified as return under 39 subsection 1 which was to be filed by the 20th of the month succeeding the relevant calendar year. However, it never became practically applicable as filing of the same has been deferred by the GST Council with effective from the implementation of GST law। ठीक है, तो अब इसमें ऑल द 39 सबसेक्शन 1 3 की बात कर रहा था, 1 की हम अभी 2 का हम 38 में पढ़ चुके हैं। 1 ऑलरेडी अभी आपका चल ही रहा है, तो 2 आपका एप्लीकेबल नहीं हुआ है। 3 भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, उसकी जगह 3 भी चल रहा है, जिससे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। एंड उनका ड्यू डेट भी उन्होंने 20 तक है, बट ऑल दो इट गॉट अमेंडेड इन सम केसेस, वो भी मैं आगे पढ़ूँगी। वो अमेंडमेंट है कि 22 24 ड्यू डेट भी हो गया, कुछ वो टर्नओवर बेसिस पर है, वो अमेंड हुआ है। कुछ रिटर्न्स 20th होंगी और कुछ 22 24 का ड्यू डेट है, और कैटेगरी वाइज उन्होंने कैटेगरी A और B प्रिस्क्राइब कर दिया उस केस में, तो मैं आगे उसको भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ये बस इतना ही बात करता है कि 3 पहले अर्लियर नोटिफाइड हुआ था, बट लेकिन वो फाइल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकली अभी भरते नहीं हैं, तो उसकी जगह 3B भरी जाती है। ठीक है, तो अब 3B को नोटिफाइड कर दिया अंदर 39 सबसेक्शन 1। हम जब भी 39 सबसेक्शन 1 की बात होगी, GSTR 3 नहीं, GSTR 3 की बात होगी, जब भी चल रहा है। ठीक है, considering difficulties faced by the trade and industry in filing of return
The government has introduced staggered filing of GSTR 3B returns as a temporary measure to distress the GSTR return filing system. अभी मैंने आपको बोला था 2024 हो गई है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ मोर, ठीक है। तो उसका अगर उनका 5 करोड़ मोर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है तो कोई इशू ही नहीं है। 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट मंथ, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। अब इसमें QRMP स्कीम में भी हमने HSN में भी पढ़ा था, ठीक है। QRMP स्कीम भी सिर्फ थोड़ा रिलेट खाती है, ठीक है। तो उनको 24 बेस्ड ऑन कैटेगरी ए स्टेट्स एंड कैटेगरी 5 स्टेट्स, बहुत सारी चीज़ें ना इसमें आपकी टर्नओवर लिंक खाती हैं। देखिए अगर रन भी आपको करना है कि लिमिट क्या है, लिमिट क्या नहीं है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए HSN में भी आपकी 5 करोड़ से टू वाली मोर देन 5 करोड़ है। यहाँ पे भी इन्होंने जो रिटर्न 3B की रिटर्न्स करी हुई हैं, टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ मोर और बिलो 5 करोड़ के सबसे अलग अलग रिटर्न कैटेगराइज कर रखी हैं, ठीक है। तो अगर 5 करोड़ और भी ऐसी आप इसको ना लर्न कर सकते हो और अच्छे से। QRMP स्कीम में भी अप टू 5 करोड़ वाला एरिया है। तो ऐसी जितनी चीज़ें रिलेट होती हैं वहाँ पे आप ड्यू डेट्स को ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा लर्न करने वाला एरिया ज़्यादा है, आप समझ, ऑल्दो इसे प्रैक्टिकल भी है बट इसमें कुछ डेट्स टर्नओवर आपको थोड़ी याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ मोर, इसमें 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट मंथ है। और टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर बिलो द 5 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ मोर रही है तो 20 ऑफ मंथ सक्सीडिंग द रेलेवेंट मंथ उसका ड्यू डेट होगा। हैविंग टर्नओवर बिलो 5 करोड़ रही है तो 22 और 24 बेस्ड ऑन कैटेगरी स्टेट्स, कैटेगरी वाइज क्लासीफाई हो जाएगा कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में, ठीक है। मैंने बोला कैटेगराइजेशन हो गया, ये अमेंड हो चुका है, ये थोड़ा टाइम के लिए अमेंड हुआ है, अभी हो सकता है ये और अमेंड हो जाए, ठीक है। आगे है कि नील GSTR 3B कैन बी फाइल थ्रू एन SMS यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। GSTR 3B सबमिटेड थ्रू SMS इज वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अभी मैंने बोला जैसे GSTR 1 है, 3B में भी आपको अगर नील है तो आप वैसे फाइल कर सकते हो। और अब आगे आता है आपका कि आप 3B में क्या डिटेल्स शो करते हो। 3B में आप 3B इस पर्टिकुलर या आप टैक्स पे कर रहे हो जी, आप अपना टैक्स पे कर रहे हो, आप उसमें अपना आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल दे रहे हो। आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का एरिया है, रिवर्स चार्ज में आप खुद टैक्स पे करते हैं। आपने रिवर्स चार्ज का एक चैप्टर भी है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर आपका चैप्टर भी है जिसमें पूरा रिवर्स चार्ज में कौन कौन लोग रिवर्स चार्ज में कवर होते हैं वहाँ पे कवर है। तो आप वो भी डिटेल देंगे, उस सबसे आप टैक्स पे करेंगे, सबसे आप क्रेडिट लेंगे, सारा प्रोविजन उसके हिसाब से। तो 3B में आपको दिखाना होता है कि आपके क्या आउटवर्ड सप्लाईज है, मेन सप्लाईज से ऑपरेशन से कितना है, आपका इनवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज में कितनी है, ठीक है। और आपने कितनी अपने इंटरस्टेट सप्लाईज करिए मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सनस, कितना एलिजिबल इनएलिजिबल ITC है। आप ये वाला पॉइंट आप उस ITC का चैप्टर आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऑल्दो मैंने थोड़ा उसका हिंट रिलेट कर दिया था कि क्या एलिजिबल है। इनएलिजिबल क्रेडिट आपका हो गया कि आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट हो गया कि जो ब्लॉक्ड है वो आप नहीं ले सकते, वो रिवर्स करना होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देनी होती है। ITC के बहुत सारे कॉलम्स है, एक फॉर्मेट है पूरा। ऑफकोर्स ये रिविजन क्लास में इतना डिटेल नहीं जा सकती, तो मैं एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ कि ITC में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। एलिजिबल इनएलिजिबल ITC का, आपका TDS एंड TCS क्रेडिट का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जहाँ TDS वगैरह कटता है तो आप उस हिसाब से अपना TDS का भी अलग से एरिया होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जब 3B का एक पूरा फॉर्मेट देखेंगे, आप चाहे देख सकते हैं कभी भी पोर्टल पे से आप लॉगिन वगैरह कर नहीं पाएंगे तो अगर ट्यूटोरियल हो कुछ हो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि GSTR 3B का फॉर्मेट कैसे होता है। तो आपको सारा पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या डिटेल आती है, तो मुझे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इसे जितना प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे उतना अच्छा होगा। आप वैल्यू ऑफ एग्जाम रिलेटेड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज बताते हैं, ठीक है। आप TDS TCS क्रेडिट का डिटेल देते हैं और जब आप ये सारी डिटेल दे देते हैं तो आपकी वो नेट टैक्स लायबिलिटी बता देता है। और अभी सारा ना उस पहले क्या होता था, हमें पहले खुद ही करना पड़ता था, अब ऑनलाइन खुद ही हो जाता है कि टैक्स लायबिलिटी खुद ही आप जो डिटेल डालोगे सबसे आपकी टैक्स लायबिलिटी वो एडजस्ट करके ITC में बता देगा, ठीक है। आप आउटपुट बताएंगे, इनपुट बताएंगे, नेट जो आएगा पेमेंट आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपने पढ़ा होगा पेमेंट ऑफ टैक्स में चैप्टर में, पेमेंट ऑफ टैक्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई क्रेडिट बचा हुआ है तो वहाँ से वो एडजस्ट कर देगा, ठीक है, आपका लायबिलिटी, ठीक है। वहाँ से आपका क्रेडिट अगर ज़्यादा होगा ऑलरेडी होगा तो वो एडजस्ट होकर आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ अगर उसके बाद बचेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपको कुछ पे करना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। तो ये सारा आपका पेमेंट ऑफ टैक्स वाला एरिया है।
तो आप उस हिसाब से आपका जो नेट टैक्स आएगा उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे और आपका उसके बाद आपका रिटर्न सबमिट होगा। आप टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न सबमिट भी नहीं होगा। तो आपको फाइल करना है तो आपको पहले पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। तो एक तरीके से सारी डिटेल्स आप उसके आपसे बेसिकली 3B एक जस्ट आपकी टैक्स जिसमें आप टैक्स भरते हैं अपने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज के हिसाब से, जो भी अपने इन्वॉइस हैं आप कंसोलिडेटेड इसमें डिटेल दे देते हैं कि इतनी मेरी सप्लाई है उससे आपसे मेरा इतना टैक्स बनेगा और जितनी मेरी परचेजेस हैं परचेजेस का इतना क्रेडिट है, कोई एलिजिबल क्रेडिट इनएलिजिबल क्रेडिट है, कोई रिवर्स करना है, कुछ भी है सब चीज़ आप उसमें दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी बनता है उसके बाद टैक्स देंगे। अगर आपका पास क्रेडिट ज़्यादा है तो आपको टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस सबसे आप सारी डिटेल भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया GST 3B का। तो आज हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू।